आज हम लेकर आए एक शानदार फैंटेसी मूवी की कहानी जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण बनता है। सो हेलो एवरीवन, कंचनिया, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक फेरी टेल फॉरेस्ट से, जहाँ पर हम छोटी छोटी परियों को देखते हैं। वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर भी मौजूद होते हैं। ये जंगल काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। अब हम एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची को देखते हैं जिसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। साथ ही उसके बड़े बड़े विंग्स होते हैं। इस बच्ची का नाम मैलिफिसेंट होता है जो कि एक परी है जो कि इस रहस्यमय जंगल में रहती है। यहाँ का पूरा जंगल जादू से भरा पड़ा है। मैलिफिसेंट, जिसने आज तक कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसके लिए यही प्यारा जंगल सब कुछ होता है। यहाँ तक उसने आज तक किसी आम इंसान को भी नहीं देखा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स आके बताते हैं कि किसी ने एक हीरे को चुरा लिया है। और अब हम देखते हैं कि मैलिफिसेंट उस बच्चे के पास आ जाती है। जब मैलिफिसेंट उस लड़के से मिलती है तो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा लड़का मैलिफिसेंट को बताता है कि मैं पास के ही किंगडम में रहता हूँ और यहाँ मुझे एक छोटा सा हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया था। तो मैलिफिसेंट उससे वो हीरा ले लेती है और उसे नदी में फेंक देती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पहुँचा देती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चले जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तो मैलिफिसेंट कहती है कि ये एक जादुई जंगल है, यहाँ तुम्हारा आना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन मैं इस बात के लिए सोचूंगी। अब वो जाने से पहले मैलिफिसेंट से हाथ मिलाता है, लेकिन मैलिफिसेंट को करंट लगता है। इससे वो अपना हाथ खींच लेती है और उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर वो लड़का बताता है कि ये लोहे की रिंग है। जिस पर मैलिफिसेंट उससे कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो लड़का तुरंत ही वो रिंग निकालकर फेंक देता है। ये बात मैलिफिसेंट के दिल को छू जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम वापस चले जाता है, लेकिन जिस किंगडम से ये लड़का स्टीफन बिलोंग करता है, वो किंग इस मैजिकल फॉरेस्ट में कब्जा करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्टीफन फिर से उस जंगल में आता है। ये दोनों खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। यहाँ पर मैलिफिसेंट उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो लड़का कहता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। तो मैलिफिसेंट भी उससे कहती है कि मैं भी अनाथ हूँ। अब हम देखते हैं कि ऐसे कई साल गुजर जाते हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। यहाँ पर मैलिफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से किस भी शेयर करते हैं। अब धीरे धीरे मैलिफिसेंट को ये विश्वास हो जाता है कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते हैं, वो दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन मैलिफिसेंट ये बात नहीं जानती थी कि इंसानों के अंदर लालच होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद स्टीफन उस फॉरेस्ट में आना अचानक ही बंद कर देता है, जिससे मैलिफिसेंट को उस लड़के की बहुत याद आने लगती है। अब मैलिफिसेंट काफी अकेला महसूस करने लगी थी। एक दिन मैलिफिसेंट फॉरेस्ट के एक पेड़ में आराम कर रही होती है। तभी उस किंगडम का एक किंग पूरी आर्मी के साथ जंगल में कब्जा करने के लिए आ जाता है। मैलिफिसेंट अपने जंगल की क्वीन होती है। वो जंगल को प्रोटेक्ट करना बखूबी जानती थी, इसलिए वो अकेले ही उस आर्मी के सामने खड़ी हो जाती है और किंग से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो किंग उससे कहता है कि मैं तुम लोगों को हराकर यहाँ पर कब्जा कर लूंगा। वो किंग अपनी आर्मी को उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मैलिफिसेंट काफी अग्रेसिव हो जाती है और अपने फॉरेस्ट के सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स को बुला लेती है। मैलिफिसेंट की टीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किंग की आर्मी हारने लगती है और मैलिफिसेंट खुद अकेली ही बहुत सारे सोल्जर्स को मार देती है। अब काफी देर फाइट होने के बाद हम देखते हैं कि किंग की आर्मी वहां से भाग जाती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। किंग काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था और कमजोर भी। वह अपने सारे खास लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि मैं उस मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं चाहता था कि उस विंग वाले क्रिएचर को मारकर उस पर कब्जा कर लिया जाए। मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि जो कोई भी ऐसा करेगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा, फिर वही इस किंगडम का नया किंग होगा। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही स्टीफन है जो मैलिफिसेंट का दोस्त और प्यार हुआ करता है।
जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और लालची भी। अगले सीन में हम स्टीफन को उसी मैजिकल फॉरेस्ट में देखते हैं जो काफी साल बाद आया होता है। यहाँ पर मेलिफिसेंट उससे कहती है कि तुम इंसानों के साथ रहते रहते जालिम हो गए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। तो स्टीफन कहता है कि मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि किंग तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था, जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। मेलिफिसेंट उस पर एक बार फिर से भरोसा कर लेती है, क्योंकि परी नहीं जानती थी कि इंसान कितने ज्यादा लालची हो सकते हैं और वो अपने मतलब के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। फिर वो दोनों एक खूबसूरत लेक के पास आ जाते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। के बाद हम स्टीफन को देखते हैं जो एक बोतल में पानी भर के लाता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली होती है, जिसे पीने के बाद मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन अपनी चाकू से कई बार मेलिफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। इसलिए हम देखते हैं कि स्टीफन चाकू निकालता है और मेलिफिसेंट के पर काट कर वहाँ से निकल जाता है। जब अगली सुबह मेलिफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों पर गायब है और पर की जगह में काफी गहरे घाव होते हैं। ये देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती और ताकत उन्हीं विंग्स में होती है, जिससे मेलिफिसेंट काफी ज्यादा उदास और पूरी तरह से टूट चुकी थी। इधर हम स्टीफन को देखते हैं जो किंग के पास वो पर लेकर आ जाता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग उससे खुश हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी की शादी स्टीफन से करा देता है, जिसके बाद वो स्टीफन को नया राजा बना देता है। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जो बिना पर के काफी ज्यादा उदास थी, अब वो उड़ भी नहीं पा रही थी। एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती है तो एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला होता है। ये चीजें मेलिफिसेंट को बर्दाश्त नहीं होती। वो फौरन ही अपने मैजिकल पावर से उस कौवे को इंसान बना देती है और शिकारी बेचारा डर के वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा इंसान बनने के बाद मेलिफिसेंट के पास आता है और कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से मैं आपका गुलाम हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। मेलिफिसेंट इस बात से एग्री हो जाती है और उसे ऑर्डर देती है कि कैसल में जाकर नजर रखो, और हम देखते हैं कि वो कौवा ऐसा ही करता है। कैसल से लौटने के बाद कौवा उसे बताता है कि स्टीफन ने आपको धोखा दिया था, उसने आपके विंग्स राजा बनने के लिए काटे थे। ये सुनने के बाद मेलिफिसेंट को इंसानों से नफरत हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। स्टीफन के यहाँ एक बेटी पैदा होती है। इस खुशी में वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे विश करने लगती है। मेलिफिसेंट उस बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी उम्र 16 की हो जाएगी तुम्हें एक सुई चुभेगी, जिससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर स्टीफन मेलिफिसेंट से माफी मांगने लगता है और कहता है कि तुम मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रही हो, जिससे मेलिफिसेंट को उस पर तरस आ जाता है और कहती है कि मेरा कर्ज तभी टूटेगा जब तुम्हारी बेटी को सच्चे प्यार वाली किस मिल जाएगी। ये कहकर मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। स्टीफन ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ पर छोटी छोटी परियों को बुला लेता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाओ, जब तक वो 16 साल की ना हो जाए तुम लौटकर वापस नहीं आना, वरना ये श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद स्टीफन मैजिकल फॉरेस्ट पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलिफिसेंट ने काफी ज्यादा पावर से कवर कर दिया था। अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। यहीं से सीन चेंज होता है और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि स्टीफन की बेटी होती है। उसका नाम अरोरा होता है। ये तीनों परियां लेकर उसे काफी दूर चली गई होती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को अरोरा के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो किस जगह में रह रही है और कहाँ पर है। वो अरोरा को काफी ज्यादा डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची अरोरा उसे देखकर हंसने लगती है। ये देखकर मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है, क्योंकि मेलिफिसेंट दिल की बहुत ही अच्छी होती है, वो जालिम औरत नहीं थी। फिर वो उसे अपने साथ मैजिकल फॉरेस्ट में लेकर चली जाती है। वो तीन परियां जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी वो काफी ज्यादा केयरलेस होती हैं। वो उसका उतना ज्यादा ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन ऐसे ही अरोरा एक बटरफ्लाई का पीछा करते करते खाई में गिरने वाली होती है। तभी मेलिफिसेंट अपनी पावर से उसे बचा लेती है।
देखते ही देखते अरोरा 15 साल की होने वाली थी। अब 16 साल होने के लिए बस 1 साल बाकी रह गया था। मैलेफिसेंट की तरह ही अरोरा को भी बाहर की दुनिया देखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। तभी अरोरा को फील होता है कि यहाँ पर कोई है, जिस पर वो कहती है कि सामने आओ, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। तो मैलेफिसेंट अरोरा के सामने आती है तो प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर चिल्ला उठती है और कहती है कि आप तो वही हो जिसने बचपन में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। आप तो मेरी फेरी गॉड मदर हो, मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ जो कौवा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। अब मैलेफिसेंट भी ये नहीं चाहती कि अरोरा को वो श्राप लगे, क्योंकि मैलेफिसेंट उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मैलेफिसेंट अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज कभी वापस नहीं लिया जा सकता, और जब उसके सच होने का टाइम इतना ज्यादा करीब हो। ये देखकर मैलेफिसेंट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। मैलेफिसेंट ये दुआ करती है कि इसको इसका सच्चा प्यार मिल जाए, जिससे वो कर्ज टूट जाए। सुबह होते ही प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ पर चले गए। तो मैलेफिसेंट उसे बताती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने मुझे धोखा देकर मेरे पर छीन लिए। मुझे वो पर बहुत ज्यादा याद आते हैं। इसके बाद मैलेफिसेंट रोने लगती है तो प्रिंसेस अरोरा उसे शांत कराती है। अब प्रिंसेस अरोरा के 16 साल होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, वो भी एक प्रिंस होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। एक दिन अरोरा उन तीनों परियों के पास जाती है जिसके साथ वो रहा करती थी। उनसे कहती है कि वो मैलेफिसेंट के साथ रहना चाहती है। तो तीनों परियों को लगता है कि इसे मैलेफिसेंट ने सब कुछ बता दिया है, कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। अरोरा को सब कुछ सच बता देती है कि तुम्हें मैलेफिसेंट ने एक कर्ज दिया है, जिससे तुम्हारे 16वें बर्थडे के दिन तुम्हारी जान चले जाएगी, और ये श्राप तुम्हें मैलेफिसेंट ने ही दिया है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो उनसे कहती है कि मैलेफिसेंट ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम लोग पागल हो चुके हो। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत ही उदास हो जाती है और सीधे मैलेफिसेंट के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि क्या ये सच है जो मैंने सुना है। तो मैलेफिसेंट उससे कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। मैंने ही तुम्हें वो कर्ज दिया है, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने तुम्हारे फादर से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन अब मैं खुद नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे पिता के बाद मैंने सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार किया है। लेकिन प्रिंसेस अरोरा अब काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चले जाती है। वो वहाँ से भागकर सीधे अपने किंगडम यानी कि अपने फादर स्टीफन के पास आ जाती है और उससे गले लगकर कहते हैं कि डैड, मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। लेकिन स्टीफन अपनी बेटी को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन तीनों परियों से कहता है कि मैंने कहा था कि तुम 16वें बर्थडे के बाद ही इसे यहाँ पर लेकर आना, तुम एक दिन और नहीं रुक सकती थी। स्टीफन अपने सोल्जर से कहता है कि इसे वापस छोड़ाओ, या तो इसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। लेकिन स्टीफन चाहे जो भी कर ले, वो कर्ज अब नहीं रुक सकता था। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे होता है और अब वो कर्ज सच में होने वाला था। और अब हम देखते हैं कि अरोरा खुद ब खुद वो कर्ज वाली जगह में पहुंच जाती है और एक सुई में टच कर देती है, जिससे वो गहरी नींद में चली जाती है, जिस वजह से स्टीफन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो कभी नहीं उठेगी। इधर हम मैलेफिसेंट को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था। वो उसी लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस को रास्ते में मिला था। मैलेफिसेंट को लगता है कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। हो सकता है कि प्रिंसेस अरोरा को ये मिल जाए और यही उसका सच्चा प्यार हो। इसलिए मैलेफिसेंट उस लड़के को लेकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। तभी तीनों एंजल उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़का बताता है कि पास वाले कैसल का प्रिंस है। जिसके बाद तीनों एंजल उस लड़के को अरोरा के पास लेकर आ जाते हैं, क्योंकि तीनों को लग रहा होता है कि शायद यही उसका सच्चा प्यार हो। वो लड़का अंदर जाते ही अरोरा को किस करता है, लेकिन अरोरा फिर भी नहीं उठती है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद परियां उसे धक्का देकर निकाल देते हैं। जब मैलेफिसेंट को ये बात पता चलती है कि इसका सच्चा प्यार नहीं है, तो मैलेफिसेंट ये सब देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी, मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। और रोते हुए उसके सर पर किस करती है और वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन पीछे से उसे आवाज आती है
रुकिए फेरी गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है और यहाँ हमें समझ आता है कि प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मैलिफिसेंट थी, क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। लेकिन तभी स्टीफन मैलिफिसेंट के ऊपर लोहे का जाल फेंक देता है, क्योंकि लोहा परियों को जला सकता था, इसलिए मैलिफिसेंट काफी ज्यादा बेबस हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर कौवा आ जाता है, जिसे मैलिफिसेंट ड्रैगन में बदल देती है और अब वो एक खूंखार ड्रैगन में बदल जाता है, जिसके मुंह से आग निकल रही होती है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को जला देता है और मैलिफिसेंट आजाद हो जाती है। तभी वहाँ पर किंग स्टीफन आता है अपनी आर्मी लेकर, जिन्होंने लोहे के मेटल के शील्ड पहने हुए थे ताकि वो मैलिफिसेंट को जला सके। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं, जिसे मैलिफिसेंट के वहीं पर नजर आते हैं, जिसे स्टीफन ने पिंजरे में कैद रखा था। और जब मैलिफिसेंट उन पर के करीब जाती है तो वो फड़फड़ाने लगते हैं, तो प्रिंसेस अरोरा उन परों को पिंजरे से आजाद कर देती है और वो खुद ब खुद मैलिफिसेंट के शरीर में जाकर लग जाते हैं। अब मैलिफिसेंट स्टीफन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन स्टीफन मैलिफिसेंट के परों को पकड़ा हुआ था ताकि वो उड़ न सके। लेकिन जैसे ही वो जमीन में गिरने वाले होते हैं, मैलिफिसेंट अपने फर खोल देती है और ऊपर उड़ जाती है। लेकिन इसी वजह से स्टीफन नीचे जमीन में गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैलिफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है और अब वहाँ पर दोबारा फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जिसके बाद मैलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है। मैलिफिसेंट अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की क्वीन हो। के बाद वहाँ का किंगडम और मैजिकल फॉरेस्ट आपस में मिल जाते हैं, सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है। यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस मूवी का पार्ट 2। कहानी की शुरुआत होती है उसी फेरीटेल फॉरेस्ट से, जहाँ पर मैलिफिसेंट रहा करती है। वहाँ पर 3 चोर आते हैं और वहाँ के जादुई क्रिएचर को चुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैलिफिसेंट भी आ जाती है। मैलिफिसेंट उन तीनों चोरों में से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा चोर वो क्रिएचर को चुराकर वहाँ से भाग जाता है और घने जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर लगे होते हैं। वहाँ से वो चोर अपने किंगडम की तरफ भाग जाता है, जहाँ जाकर वो एक दरवाजा खोलता है। उसमें से हमें एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने उस क्रिएचर को चुराया था, वो उस आदमी को वो क्रिएचर दे देता है, जिसके कपड़ों में वही ग्लोइंग फ्लावर लगा होता है। इसके बदले में वो उसे कुछ पैसे देता है। यहीं से सीन चेंज होता है। हम किंगडम के लोगों को देखते हैं, जिन्होंने आज भी मैलिफिसेंट को नहीं अपनाया था। वो मानते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया है और वो प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती है। यहीं से सीन चेंज होता है और हमें जंगल में प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है, जो कि अब क्वीन बन चुकी है। इसलिए अब वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो वहाँ पर बोलने वाले क्रिएचर्स के साथ मस्ती कर रही होती है। सभी लोग उसके पास अपनी दर्द भरी कहानी लेकर आते हैं। उसे बताया जाता है कि यहाँ के एक एक क्रिएचर गायब हो रहे हैं। तभी वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाती है, जिसे उस आदमी ने उस रात चुरा कर भागा था। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर छोटी छोटी 3 परियां उसके पास आती हैं और उसे खुश करने के लिए उसका क्राउन लेकर भागने लगती हैं, ताकि वो भी उसके पीछे पीछे आए। अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा उन तीनों परियों के पीछे जाती है, तभी उसके सामने वही लड़का आ जाता है जो इस कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा था, लेकिन उस समय उसे ट्रू लव नहीं हुआ था, जिसका नाम हमें प्रिंस फिलिप बताया जाता है। वो काफी समय से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था और जब वो यहाँ उसके पास आता है तो वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर अरोरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मन में उसे पसंद करती थी। इस सारे नजारे को मैलिफिसेंट का कौवा यानी कि डेवियन देख रहा होता है, जिसके बाद वो सब कुछ मैलिफिसेंट को बता देता है। जैसे ही मैलिफिसेंट ये बात सुनती है, वो सीधा प्रिंसेस अरोरा से बात करने के लिए पहुंच जाती है। इधर हम प्रिंस फिलिप को देखते हैं, जो पेरेंट्स को बताने के लिए चले जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है। और जैसे ही वो किंगडम में प्रवेश करता है, वहाँ जाकर वो अपने फादर और मदर को बताने लगता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये बात सुनकर किंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन क्वीन सैड हो जाती है। लेकिन वो अपने बेटे को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलने देती कि वो ऐसा नहीं चाहती है। तभी वो कहती है कि चलो ठीक है, प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर यानी कि मैलिफिसेंट को डिनर में बुला लेते हैं।
इधर हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था उस लड़के से एंगेजमेंट करने से पहले। और वो उसे बताती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि लड़के हमेशा धोखा ही देते हैं और यही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। तुम्हारा ट्रू लव सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे छोड़ दो। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना कहें, आपको अगर किसी ने धोखा दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी दुनिया में सभी धोखेबाज हैं। तो मैलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। मैलेफिसेंट उसका क्यूट सा फेस देखकर उसकी बात मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जब दोनों फैमिली एक साथ डिनर करने वाले होते हैं। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो एक सीक्रेट चैम्बर में आ जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो एक आयरन फैक्ट्री है। यहाँ पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी होते हैं, साथ ही हम वहाँ पर वही क्रिएचर को भी देखते हैं जिसे उस आदमी ने चुराया होता है। यहाँ पर क्वीन जाकर उस आदमी को कहती है कि जल्दी से अपना काम पूरा करो। तभी हम वहाँ पर एक स्पिनिंग बल्ब को देखते हैं जिस पर सेम उसी तरह की सुई लगी होती है जिससे प्रिंसेस अरोरा को श्राप लगा था। यहाँ पर हमें क्वीन के ज्यादा सीक्रेट को रिवील नहीं किया जाता। दूसरी तरफ हम मैलेफिसेंट के कौवे को देखते हैं जो इंसानी रूप में खड़ा होता है। इधर प्रिंसेस अरोरा डिनर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैलेफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में अपना पैर रखती है तभी वहाँ पर सभी लोग डर कर छुपने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं ताकि वो अलर्ट हो जाएं। उन्हें यहाँ पर लग रहा होता है कि मैलेफिसेंट एक चुड़ैल है, लेकिन मैलेफिसेंट इन सभी की शक्ल को देखकर एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती है और आगे बढ़ते रहती है, जिसके बाद तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वीन मैलेफिसेंट से अच्छी बातें करने के बजाय उसे पुराना वक्त याद दिलाती है और कहती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी को श्राप दिया था। उसकी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी। यही नहीं, वो मैलेफिसेंट से ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था। तो मैलेफिसेंट कहती है कि आपके किंगडम के लोग मेरे जंगल में आए थे यहाँ पर कब्जा करने के लिए और मेरे क्रिएचर्स को चुरा कर भाग रहे थे। अब दोनों में बातें बढ़ने लगती है। ये सुनते ही किंग अपनी क्वीन से कहता है कि तुम चुप रहो, तुम कैसी कैसी बातें करती जा रही हो। दूसरी तरफ हम अरोरा को देखते हैं जो मैलेफिसेंट को कहती है कि आप शांत हो जाइए, लेकिन क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और वो अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहने लगती है कि अगर बेटे और प्रिंस अरोरा की शादी हो गई तो इसकी असली मदर कौन होगी। ये सुनकर मैलेफिसेंट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो खुद को प्रिंसेस अरोरा की मदर मानने लगी थी। उसकी ये बात सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और अपनी ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकाल लेती है और अपने बड़े बड़े विंग्स को फैला लेती है। सभी लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर क्वीन डर जाती है और किंग के पीछे छुप जाती है, लेकिन किंग भी तो नीचे गिर चुके थे। ये देखकर क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है और कहती है कि मैलेफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया है। अरोरा उनकी बातों पर यकीन कर लेती है और मैलेफिसेंट से कहती है कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। आखिर क्यों आप बार बार किसी पर भी श्राप डालते रहती हैं? ये बात सुनकर मैलेफिसेंट अरोरा से कहती है कि तुम भी ये कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट की बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि क्वीन ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया होता है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आने लगते हैं जो मैलेफिसेंट के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। यहाँ पर मैलेफिसेंट आखिरी बार अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चल रही हो। इस पर प्रिंसेस अरोरा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। इस पर मैलेफिसेंट दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके साथ उसका कौवा भी खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की थी जो कि किंगडम की सैनिक होती है। वो अपने आयरन के बुलेट से मैलेफिसेंट पर अटैक कर देती है, जिसके चलते मैलेफिसेंट गहरे समुद्र में गिर जाती है। यहाँ पर किंगडम में किंग बेहोश पड़े थे। यहाँ पर प्रिंस फिलिप अपनी मदर से कहता है कि आप डैड के माथे को चूमे क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं, क्योंकि आप उनकी वाइफ है तो हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन क्वीन अंदर से अजीब तरह का मुंह बनाती है क्योंकि वो तो किंग से सच्चा प्यार नहीं करती थी, वो तो एकदम लालची थी और उसे ऐसी कहानियों में बिल्कुल बिलीव नहीं था। लेकिन वो अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है, लेकिन किंग की आंखें नहीं खुलती। जब अरोरा को ये सब कुछ देखा नहीं जाता तो वो कहती है कि मैं जाकर मदर मैलेफिसेंट से बात करूंगी। जैसे ही अरोरा जंगल में पहुंचती है तो उसके सारे लोग उससे कहते हैं कि हमने अभी तक मैलेफिसेंट को नहीं देखा है
क्योंकि अब तक वो यहाँ पर नहीं आई हैं। दूसरी तरफ हम किंग की वही सैनिक को देखते हैं जिसने ओशियन पर नजर रखी होती है कि कब मैलेफिसेंट समुद्र से बाहर निकलेगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई क्रिएचर आकर मैलेफिसेंट को अपने साथ लेकर चले जाता है और वो सैनिक फौरन जाकर क्वीन को बताती है। क्वीन कहती है कि जितना जल्दी हो सके उसे रोको। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो वापस से उसी किंगडम में आ जाती है, लेकिन उसके साथ एक क्रिएचर छुपकर किंगडम में आ जाता है। वो क्रिएचर भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक क्रिएचर पहले से मौजूद होता है। वहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी उसे भी कैद कर लेता है। यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मैलेफिसेंट कहीं भी नहीं मिल रही है, उन्हें कुछ तो नहीं हो गया। ये बात सुनकर क्वीन कहती है कि परेशान मत हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं ना कहीं ठीक होंगी। ये कहकर वो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम उसी सोल्जर्स को देखते हैं जिसने मैलेफिसेंट को मारा होता है। वो भी समुद्र में नजर गड़ाए होती है कि जैसे ही उसे मैलेफिसेंट नजर आए वो उसे मरवा दे। अगले दिन ऐलान किया जाता है कि आने वाले दिनों में प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है। हम चाहते हैं कि लड़ाइयाँ को छोड़ दो और हम सुलह करना चाहते हैं। इस बात को जंगल के सभी क्रिएचर सुन रहे होते हैं, मतलब कि जंगल के सभी लोग इनवाइटेड हैं। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि मैलेफिसेंट को मारकर जंगल के सभी क्रिएचर्स को कैद कर लिया जाए ताकि जंगल की सुरक्षा करने के लिए कोई ना बचे, जिसके बाद वो जंगल में कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ हम मैलेफिसेंट को देखते हैं जब उसकी आँख खुलती है तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। तभी वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। इन सभी के भी मैलेफिसेंट की तरह बड़े बड़े विंग्स होते हैं, बिल्कुल मैलेफिसेंट की तरह ही लग रहे होते हैं। वो जंगल में रहने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट है। मैलेफिसेंट ये सारी बातें सुन रही होती है। उनमें से एक मैलेफिसेंट के पास आकर उससे पूछता है कि इंसानों को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन मैलेफिसेंट उसकी हरकत से गुस्सा हो जाती है और उसे दूर फेंक देती है। इन सभी का लीडर का नाम बोरा होता है। जब वो देखता है कि मैलेफिसेंट के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी को भी इतना दूर फेंक सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो इंसानों को काफी आसानी से हरा सकते थे। अब बोरा अपनी साथी मैलेफिसेंट को अपने साथ केव में लेकर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि यहाँ पर अच्छी और बुरी फेरीज एक साथ रहा करती थी क्योंकि इंसानों ने उन्हें काफी ज्यादा हंट करने लगे, जिस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ गया। जिसके बाद वो मैलेफिसेंट को लेकर एक लोकेशन में आ जाता है जहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। बोरा का साथी उसे बताता है कि मैलेफिसेंट देखो, तुम इन्हीं में से किसी की औलाद हो और तुम आखिरी परी हो जिसमें पावर्स बचे हुए हैं। वो आदमी मैलेफिसेंट से कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और जल्द ही तुम एक ऐसे स्टेज में पहुंचने वाली हो जिससे तुम दुनिया की सबसे पावरफुल परी बन जाओगी, लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी भी पार नहीं कर पाई हो, वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे प्यार किया है। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए कि तुम उसे दिल से माफ करो। जो किसी को भी दिल से माफ कर देता है वही दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है। इसकी ये बातें सुनकर मैलेफिसेंट कहती है कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती, उसने भी मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ पर बोरा आ जाता है। वो उससे कहता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है, हमारे पास यही सही वक्त है उन पर हमला बोलने का। लेकिन मैलेफिसेंट इन बातों को सुनकर चुप रहती है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो क्वीन की बहकी बहकी बातों में फंसने लगती है, लेकिन उसे क्वीन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, इसलिए वो प्रिंस फिलिप के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए उनको बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ हम क्वीन के आदमी को देख पाते हैं जो आयरन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। वो ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। वो क्वीन को बताता है कि मैलेफिसेंट को मारने के लिए ये डस्ट तैयार है। इस एक्सपेरिमेंट से क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए एक क्रिएचर के ऊपर उसी डस्ट को डालती है जिससे वो क्रिएचर राख में बदल जाता है। ये देखकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि इस पाउडर को बनाने के लिए हमें उसी ग्लोइंग फ्लावर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए हम क्वीन को देखते हैं जो कुछ सोल्जर्स को जंगल में ग्लोइंग फ्लावर लेने के लिए भेज देती है, लेकिन इस बात की भनक मैलेफिसेंट को भी लग जाती है और सीधे वो जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सभी ग्लोइंग फ्लावर वहाँ से गायब हो चुके थे। ये देखकर मैलेफिसेंट काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके साथ हमेशा ही बुरा होता है।
तभी छुपे हुए सोल्जर्स उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने बोरा का साथी आ जाता है और उसे बचा लेता है। ये देखते हुए मैलेफिसेंट एक सील तैयार कर लेती है जिससे वो लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार गिराता है। जैसे ही बोरा अपने साथी को वापस लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, वो मर जाता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट शुरू हो गए थे और जंगल के सारे क्रिएचर्स उस किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं और मैलेफिसेंट का कौवा जो इंसानी रूप में खड़ा था वो अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है कुछ सोल्जर अंदर जाने से रोक देते हैं और यहाँ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और प्रिंस फिलिप उसे इम्प्रेस करने के लिए एक फ्लावर देता है। वो फ्लावर कोई और नहीं बल्कि उसी जंगल का ग्लोइंग फ्लावर होता है। ये देखकर प्रिंसेस अरोरा को काफी ज्यादा हैरानी होती है और उसे लगता है कि इसे क्वीन ने भिजवाया है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आगे जाने पर उसे वो सीक्रेट चैम्बर भी मिल जाता है और इसके बाद वो सीक्रेट डोर से अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आती है तो उसे स्पिनिंग व्हील भी दिखाई देती है। ये देखकर उसे बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं कि वो श्राप क्या था, मुझे यहाँ पर किस तरह से फंसाया जा रहा है। तभी वो वहाँ पर दोनों क्रिएचर को देखती है जो कि एक जार में कैद होते हैं। उनको छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा को बताने लगती है कि पहले मेरा किंगडम उस जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सभी क्रिएचर और मैलेफिसेंट के पूर्वजों ने मिलकर मेरे किंगडम को नुकसान पहुँचाया था, जिसकी वजह से मेरे फादर और मेरा भाई भी मारा गया था और मैं ही अकेली उस किंगडम की बच गई थी और मुझे इस किंग से शादी करना पड़ गया, लेकिन मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तभी क्वीन कहती है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। वहीं पर क्वीन सोल्जर को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए और ऐसा ही होता है, उसे कैद कर लिया जाता है। फिर हम उन क्रिएचर्स को देखते हैं जिन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया था और उनके ऊपर वही डस्ट फेंका जा रहा था जिससे सारे क्रिएचर मर जाए। इसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे क्रिएचर्स वीक होने लगते हैं। वे हम अरोरा को देखते हैं जो उस रूम में उसके शादी के कपड़े रखे होते हैं, उसी कपड़े को फाड़कर एक रस्सी बना लेती है और बिल्डिंग से नीचे जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और प्रिंसेस अरोरा उनको ही रूम में बंद कर खुद बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस फिलिप को देखते हैं जो उसके बीमार फादर के पास बैठा होता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी क्वीन के ऑर्डर्स पर सभी सोल्जर्स वहाँ पर बम फेंकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बोरा और उनके लोगों को देखते हैं जो किंगडम में अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। इधर हम अरोरा को देखते हैं जो मौका देखकर उस छत से लटकते हुए नीचे आ जाती है और सीधे किंग के रूम में आ जाती है जहाँ पर फिलिप मौजूद होता है और उसे सब कुछ बता देती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया है और उसे ये बात भी बता देती है कि मैलेफिसेंट ने उसके फादर को श्राप नहीं दिया है बल्कि उसकी मदर ने ही ये श्राप दिया है। ये सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम बोरा और उसके साथी को देखते हैं जो किंगडम पर अटैक करने के लिए घुसने लगते हैं, लेकिन किंगडम के लोग उन पर उन्हीं डस्ट से अटैक करते हैं जिससे बोरा के लोग आधे से ज्यादा हवा में खत्म होने लगते हैं। तभी प्रिंसेस अरोरा को मैलेफिसेंट का कौवा दिखाई देता है जो अभी भी आदमी बना हुआ था। वो उससे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ की चर्च के दरवाजे को खोलना होगा। दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी परियां आ जाती है और उन पर फूल भर देती है, जिस वजह से वो पाउडर वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो पाउडर को निकाल रही होती है उन फूलों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और नीचे गिरकर मर जाती है। इधर हम प्रिंस फिलिप को देखते हैं जो अपनी मदर को सब कुछ रोकने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मदर उल्टा उसे ही अरेस्ट करने के लिए कह देती है और हम देखते हैं कि सोल्जर्स उसे पकड़ पाते इससे पहले वो बिल्डिंग से जंप लगाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हम प्रिंसेस अरोरा और मैलेफिसेंट के कौवे को देखते हैं जिन्हें पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट आ जाती है जो आते ही मैलेफिसेंट के कौवे को एक बड़े बियर में बदल देती है जो कि चर्च का दरवाजा तोड़कर सभी क्रिएचर्स को आजाद कर देता है। यहाँ पर मैलेफिसेंट किंगडम के लोगों पर अटैक करने लगती है और लोगों को बचाने लगती है। वहीं पर बोरा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्वीन के सोल्जर्स से लड़ने लगता है, लेकिन तभी फिलिप वहाँ उसे धमकी देते हुए कहता है यह हमारे जनरल है, इन्हें कुछ मत करना।
यहाँ पर बोरा कुछ नहीं जानता था। जब जनरल ये सब देखता है तो बोरा उसे नहीं मारता। उन्हें पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है। दूसरी तरफ हम मैलेफिसेंट को देखते हैं जो क्वीन के पास आ जाती है, लेकिन तभी अरोरा भी आकर मैलेफिसेंट को रोकने लग जाती है। वो कहती है कि प्लीज क्वीन को ना मारे, वरना यहाँ के लोग सच में ये मानने लग जाएंगे कि आप सच में जालिम थी। लेकिन मैलेफिसेंट कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना है। लेकिन अरोरा रोते हुए कहती है कि मॉम ऐसा ना करें प्लीज। मैलेफिसेंट अरोरा के मुंह से मॉम सब सुनकर पिघल जाती है और उसके दिल में इमोशंस आने लगते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी क्वीन को मौका मिल जाता है और वो मैलेफिसेंट पर उसी डस्ट पाउडर से अटैक कर देती है। लेकिन मैलेफिसेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है। जैसे ही उसे तीर लगता है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। यहाँ पर अरोरा को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि तुम लोगों की मैलेफिसेंट इस दुनिया में नहीं रही, अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मैलेफिसेंट की राख पर गिर जाते हैं और उसके विंग्स अब काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ये देखकर क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस अरोरा को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, लेकिन मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है। इधर हम फ्लिप को देखते हैं जिसे उसकी मदर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास आ जाता है। दोनों में इतना गहरा प्यार देखकर मैलेफिसेंट दोनों की शादी के लिए मान जाती है। तभी मैलेफिसेंट के पास वही छोटा आदमी आता है जिसने उन दोनों क्रिएचर्स को कैद किया होता है। वो मैलेफिसेंट को वही सुई देता है जिसकी वजह से वो श्राप लगा था। यहाँ पर हमें ये बात भी रिवील होती है कि वो श्राप को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही थी और अब किंग भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो बोरा के लोगों को पकड़ लेते हैं। अब मैलेफिसेंट क्वीन को गोट में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को तरह तरह के फूलों से सजा देती है और वो बोरा से कहती है कि तुम सभी अच्छे क्रिएचर हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। जिसके बाद अरोरा वेडिंग ड्रेस में आ जाती है और ऐलान किया जाता है कि हम सभी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। जिसके बाद प्रिंस फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी क्रिएचर खुशियाँ मनाने लगते हैं। दोनों किंगडम एक साथ मिल जाते हैं। वहीं पर मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फ्लिप से मैलेफिसेंट कहती है कि अब मैं दोबारा तभी आऊंगी जब तुम्हारा प्यारा सा बेबी होगा। और इसी के साथ इस प्यारी सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी की कहानी जो कि एक जादुई दर्पण पर बेस है। एक ऐसा जादुई दर्पण जो सब कुछ जानता है और रानी से गलत काम करवाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम कई साल पहले आसमान से एक सितारे को जमीन में गिरते हुए देखते हैं जो एक अनंत अग्नि का रूप ले लेता है। अग्नि से दो प्रजातियां जन्म लेती है। पहली प्रजाति क्रीचर होते हैं, वहीं पर दूसरी प्रजाति एल्स होते हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। उनमें से कुछ एल्स नॉर्थ पोल की पहाड़ियों पर रहकर अग्नि की सुरक्षा करने का फैसला करते हैं। वहीं पर ज्यादातर एल्स इंसानों के साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारने का सोचते हैं, लेकिन इंसान तो ठहरे जानवर। इंसानों ने एल्स को एक्सेप्ट नहीं किया और वो उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर कहानी हमें 10 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हम व्हाइट व्हील के राजा को देखते हैं जो शिकार की तलाश में नॉर्थ पोल की पहाड़ियों में आए होते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर वो क्रीचर रहा करते थे। तभी एक क्रीचर वहाँ पर आ जाता है जो राजा को मार देता है और ये खबर जैसे ही रानी को मिलती है रानी फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चल जाता है कि ये सारा षड्यंत्र रानी ने ही रचा होता है ताकि वो राजा को मार कर नॉर्थ पोल के राज्य पर अपना कब्जा कर सके और उस अनंत अग्नि को हासिल करके दुनिया की सबसे ताकतवर रानी बन जाए। तभी हम रानी के एक गुलाम एल्स को देखते हैं जिसका नाम इसेबेला होता है। रानी इसेबेला से पूछती है कि क्या ये सच है कि अग्नि नॉर्थ पोल राज्य की पहाड़ियों पर है। इसेबेला रानी से कहती है कि ये सारी अफवाहें हैं, ऐसी कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहीं से सीन कट होता है। हम प्रिंस अलेक्जेंडर को देखते हैं जिसका सलाहकार उन्हें बताता है कि राजा के मरते ही रानी ने वो समझौता तोड़ दिया है और वो हमारे राज्य में कब्जा करना चाहती है। ये सुनते ही प्रिंस उससे कहता है कि अभी हम उनसे जंग लड़ने के हालात में नहीं है, इसलिए मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए रानी से शादी करनी पड़ेगी।
यहाँ पर प्रिंस का सलाहकार उसे लेकर रानी के राज्य में आ जाता है। यहाँ पर रानी प्रिंस से कहती है कि हमारे राजा को आपके जंगल में रहने वाले दानवों ने मारा है, इसलिए उसे मारने में हमारी मदद कीजिए। जिस पर प्रिंस रानी से कहता है कि हम अपने राज्य में सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मगर मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और दोनों राज्य को एक कर दे। जिस पर रानी प्रिंस से कहती है कि हम अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन आप हमारे मेहमान बनकर रहें। इसके बाद हम आपके प्रपोजल के बारे में अच्छे से सोच सकेंगे। तभी हम वहाँ पर रानी की सौतेली बेटी स्नो वाइट को देखते हैं, जो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही प्रिंस अपने होश खो बैठता है। मगर ये बात रानी नोटिस कर लेती है, क्योंकि रानी खुद प्रिंस से शादी करना चाहती थी। वहाँ पर रानी गुस्से में सीधे अपने जादुई दर्पण के पास आ जाती है। यहाँ पर वो जादुई दर्पण बताता है कि आप अपनी बेटी स्नो वाइट को मरवा दो, वरना उसकी खूबसूरती आपको बर्बाद कर देगी। इधर हम प्रिंस को देखते हैं, जो स्नो वाइट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने सलाहकार को बताता है कि अब मैं रानी से नहीं बल्कि स्नो वाइट से शादी करूंगा। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस रात होने पर स्नो वाइट से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि मैंने आपको पहले कभी भी इस राज्य में नहीं देखा था। तो स्नो वाइट उन्हें बताती है कि जब हमारे पिता ने दूसरी शादी की थी तो उन्होंने हमें यहाँ से दूर भेज दिया था और तब से वही हमारा घर है। यहाँ पर प्रिंस स्नो वाइट को उसकी माँ की अंगूठी देता है, लेकिन ये सब कुछ रानी ऊपर से देख रही होती है और जल बुझकर राख हो जाती है और अपने खास सिपाही को ऑर्डर देती है और कहती है कि जैसे तुमने राजा को ठिकाने लगाया था वैसे ही तुम स्नो वाइट को खत्म कर दो। यहीं पर सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रानी स्नो वाइट से कहती है कि हमें पता चला है कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम कॉन्वेंट में जाकर रहो, तो क्या तुम तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा पूरा नहीं करना चाहोगी। इस पर स्नो वाइट मान जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि स्नो वाइट रानी के इरादे नहीं जानती थी। अब हम देखते हैं रानी को, जो अपने खास सिपाही को भेज देती है और कहती है कि मुझे स्नो का दिल चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो खास सिपाही उसे लेकर जंगल में जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्नो को गलत रास्ते में ले जाने लगता है। इससे स्नो उसके इरादे भांप लेती है। तभी हम देखते हैं कि एक सिपाही स्नो को बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है, जो उस सिपाही को बुरी तरीके से घायल कर देता है और हम देखते हैं कि वो खास सिपाही उस सिपाही का दिल निकाल लेता है और अपने राज्य में वापस आ जाता है। उस दिल को रानी को देकर कहता है कि ये स्नो का दिल है और अब हम देखते हैं कि रानी उसे स्नो वाइट का दिल समझकर खतरनाक कुत्तों को खिला देती है और प्रिंस को बताती है कि हमारी बेटी स्नो वाइट को तुम्हारे जंगल में रहने वाले दानव ने खा लिया है। ये खबर प्रिंस को पूरी तरह से तोड़ देती है। अब हम देखते हैं कि प्रिंस अपने राज्य के लिए निकल पड़ता है। इधर हम कुछ एल्स को देखते हैं जो स्नो वाइट को अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर उनकी माँ उन्हें डांटती और कहती है कि तुम्हें एक इंसान को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। वो लोग अपनी माँ को बताते हैं कि ये बहुत बुरी तरीके से घायल थी। अब हम देखते हैं कि उनकी माँ एक वैद्य होती है, इसलिए वो अपनी मैजिकल हर्ब से स्नो वाइट का इलाज करने लगती है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा बेटा आता है और स्नो वाइट को देखकर अपने भाइयों में गुस्सा होता है और कहता है कि शाम तक ये लड़की यहाँ से चली जानी चाहिए। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं, जिसका जादुई दर्पण उसे पता देता है कि स्नो वाइट आज भी जिंदा है। इधर हम देखते हैं कि उस खास सिपाही को भी ये बात पता चल जाती है कि रानी को सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो अपने बेटे को स्नो वाइट की अंगूठी देता है और कहता है कि इसे तुम प्रिंस के राज्य में ले जाओ और प्रिंस को दे देना और उनसे कहना कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। इधर हम उस सिपाही के बेटे को देखते हैं, जो अंगूठी लेकर प्रिंस के राज्य में आ जाता है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं, जो उस सिपाही को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और अंत में उसे अपने कुत्तों के सामने फेंक देती है और फिर वो कुछ सिपाहियों को स्नो वाइट को ढूंढने के लिए जंगल में भेज देती है। इधर हम स्नो वाइट को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है, तो वो एल्स के घर से निकलकर जंगल की तरफ आ जाती है। यहीं पर हम प्रिंस को देखते हैं, जो स्नो वाइट की याद में जंगल में भटक रहा होता है। वो कुत्ते सीधा स्नो वाइट के पास आ जाते हैं और उसे खाने वाले होते हैं। तभी प्रिंस वहाँ आकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अब हम देखते हैं कि वो कुत्ते प्रिंस पर ही हमला करने लगते हैं। यहाँ पर प्रिंस स्नो वाइट को नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो उसका फेस नहीं देख पाता।
जैसे ही वो कुत्ते प्रिंस पर हमला करने वाले होते हैं, तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल वो बड़ा सा क्रिएचर वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो कुत्ते वहां से डरकर भाग जाते हैं। मगर वो क्रिएचर प्रिंस पर हमला कर देता है। प्रिंस बड़ी ही बहादुरी से उसके साथ लड़ता है और उसे मार देता है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो फाइट के दौरान बेहोश हो जाता है, तो रानी के सिपाही प्रिंस को उठाकर उन्हीं एल्स के घर में ले आते हैं। प्रिंस एल्स से कहता है कि मुझे एक लड़की की तलाश है, मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। तो एल्स उससे कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिला। इसके बाद वो लोग स्नो को बताते हैं कि प्रिंस ने रानी से समझौता कर लिया है। तभी स्नो वाइट कहती है कि प्रिंस एक अच्छे इंसान है, वो तुम्हें और तुम्हारे घर को बर्बाद नहीं होने देंगे। मुझे उनसे बात करने दो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एल्स की माँ स्नो वाइट से पूछती है कि तुम कौन हो। स्नो वाइट अपने बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एल्स की माँ सच्चाई जानने के बाद अपने छोटे बेटे को स्नो वाइट के साथ भेज देती है। वहीं पर एलेडो बाकी एल्स को खबरदार करने के लिए जादुई अग्नि के पास आता है। उधर हम स्नो वाइट को देखते हैं जो एल्स को लेकर प्रिंस के महल में आ जाती है। वो देखती है कि रानी वहाँ पहले से ही मौजूद है। वो रानी और प्रिंस को एक साथ देखकर ये समझ बैठती है कि प्रिंस भी रानी से मिला हुआ है। तभी भी वहाँ एक सिपाही स्नो वाइट और एल्स को देख लेता है, लेकिन वो एल्स किसी भी तरह से स्नो वाइट को वहाँ से भगा देता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है। वहीं पर रानी के सिपाही रानी को आकर एल्स के बारे में बता देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी उस एल्स के पास आती है, उससे स्नो वाइट के बारे में पूछने लगती है, मगर एल्स उससे कुछ भी नहीं बताता। रानी उसे अपने वश में करके सब कुछ उगलवा लेती है। और हम स्नो वाइट को देखते हैं जो उसकी फैमिली को आकर बताती है। उस एल्स लड़के का छोटा भाई गुस्से में अपनी फैमिली से कहता है कि हम सब एल्स को मिलकर रानी पर हमला करना चाहिए, पर उनकी माँ कहती है कि अगर हम सब मिल भी जाएं, तब भी हम रानी की सेना को नहीं हरा सकते। हमें ऐसा कोई चाहिए जो महल के अंदर की खबर हमें दे सके। तभी स्नो वाइट रानी की गुलाम के बारे में बताती है, जिसका नाम इसाबेला होता है, जो हर रोज रानी के लिए खरीदारी करने के लिए बाजार आती थी। तो हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अब हम देखते हैं कि एल्स की माँ को ये सुझाव पसंद आ जाता है और अब हम देखते हैं कि वो बाजार जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर हम रानी की गुलाम इसाबेला को देखते हैं, जिसे रानी एक अंगूठी तैयार करने के लिए कहती है। वो अंगूठी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी प्रिंस ने स्नो वाइट को दी थी। इसके बाद हम रानी को देखते हैं जो इसाबेला से कहती है कि मुझे ओल्ड लेडी में बदल दो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसाबेला अपने जादू से रानी को बुढ़िया में बदल देती है। वहीं हम स्नो वाइट को देखते हैं जो एल्स की फैमिली को लेकर बाजार में आ जाती है और हम देखते हैं कि इसाबेला से मदद मांगती है, मगर वो रानी को धोखा देने से मना कर देती है। ये बात सुनकर वो लोग उदास हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने रानी आती है और अब हम देखते हैं कि वो स्नो वाइट के पास जाती है और उसे कहती है कि ये अंगूठी खरीद लो। तो रानी स्नो वाइट को वही अंगूठी दिखाती है जिसके अंदर जहर होता है। अब स्नो वाइट उसे प्रिंस की अंगूठी समझकर पहन लेती है। अंगूठी पहनते ही स्नो वाइट मर जाती है। दूसरी तरफ हम उस खास सिपाही के बेटे को देखते हैं जो प्रिंस के पास आ जाता है और स्नो वाइट की अंगूठी उसे देता है और कहता है कि मेरे पिता ने रानी के कहने में ऐसा किया था। ये सुनकर प्रिंस समझ जाता है कि एल्स की फैमिली ने उससे झूठ कहा था और अब हम देखते हैं कि प्रिंस सीधा स्नो वाइट को ढूंढने के लिए एल्स की फैमिली के पास आ जाता है, मगर इस बार स्नो वाइट सचमुच मर चुकी थी। ये देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो स्नो से माफी मांगने लगता है। तभी प्रिंस की नजर स्नो वाइट की अंगूठी पर जाती है, तो वो उसे निकालकर अपनी वाली अंगूठी पहना देता है। जैसे ही वो अंगूठी निकालता है तो रानी का जादू खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि स्नो वाइट दोबारा से जिंदा हो जाती है और अब प्रिंस राहत की सांस लेता है। इसके बाद वो लोग प्रिंस को रानी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। प्रिंस भी रानी के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर एल्स की माँ प्रिंस को बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रानी की आंखों में मत देखना, वरना वो तुम्हें काबू में कर लेगी। प्रिंस उन्हें बताता है कि रानी के बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं सबको इकट्ठा कर लेता हूँ और प्रिंस ये कहकर वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर एल्स की माँ बताती है कि प्रिंस वही योद्धा है जिसके बारे में जिक्र भविष्यवाणी में हुआ था कि एक दिन ऐसा योद्धा आएगा जो एल्स को इंसानों की गुलामी से आजाद करवाएगा। प्रिंस अपने सलाहकार को आकर कहता है कि सारे सैनिकों को तैयार करो, हमें रानी के महल में हमला करना है। तो प्रिंस का सलाहकार कहता है कि आप तो उनसे शादी करने वाले थे ना। तो प्रिंस बताता है कि स्नो वाइट जिंदा है और अब मैं स्नो वाइट से ही शादी करूंगा।
तो प्रिंस का सलाहकार उससे कहता है कि आज तो रानी ने आपको खाने का इनविटेशन भेजा है, अगर आप वहां नहीं गए तो रानी को शक हो जाएगा। इसलिए प्रिंस का सलाहकार उन्हें रानी के पास जाने की सलाह देता है और कहता है कि मैं बाकी लोगों को रानी के खिलाफ तैयार करता हूँ। अब हम देखते हैं कि प्रिंस भी अपने सलाहकार की बात मान लेता है। प्रिंस रानी के पास आता है तो रानी को सब कुछ पहले से पता होता है, लेकिन जब प्रिंस रानी के पास आता है तो रानी को सब कुछ पहले से ही पता होता है। एक्चुअल में प्रिंस का सलाहकार रानी का ही आदमी होता है जो कि प्रिंस के साथ धोखेबाजी कर रहा होता है और वही प्रिंस की सारी खबर रानी को देता था। अब रानी प्रिंस को बंदी बनवा लेती है। यहाँ हम प्रिंस के पास एक और एल्स इंसान को देखते हैं जो कि स्नो वाइट के साथ यहाँ पर आया था और उसे बंदी बना लिया गया था। प्रिंस उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है जो प्रिंस से कहती है कि मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी होगी, क्योंकि शादी के बाद ही कानूनी तौर पर तुम्हारा राज्य मेरा होगा। मगर प्रिंस रानी से शादी करने के लिए मना कर देता है। वहीं पर रानी प्रिंस को अपने वश में करके उसे शादी करने के लिए मना लेती है। आगे हम देखते हैं कि रानी अपनी सेना को प्रिंस के राज्य पर हमला करने के लिए तैयार करती है। इधर हम इजाबेला को देखते हैं जो सब कुछ देखकर उसके साथियों को आकर बताती है कि रानी की सेना इसी तरफ आ रही है, इसलिए तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना होगा। स्नो वाइट उससे पूछती है कि प्रिंस कैसे हैं, तो इजाबेला उन्हें बताती है कि रानी ने उन्हें अपने जादू में फांस लिया है, वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। वहीं हम प्रिंस को देखते हैं जिसने बहुत ही चालाकी से रानी की वो चाबी निकाल ली थी जिससे वो एल्स को आजाद करा सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंस पर रानी के जादू का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि प्रिंस ने यह सब चाबी को हासिल करने के लिए किया था। अब प्रिंस वहाँ सभी एल्स को आजाद करवा देता है। इधर हम रानी को देखते हैं जो स्नो वाइट और उसके साथियों को घेर लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि स्नो वाइट और एल्स रानी के सिपाहियों के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, मगर रानी की सेना की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो सिपाही स्नो वाइट और उसके साथियों को घेर लेते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर अनंत अग्नि का रक्षक डार्क एल्स आ जाता है और वो रानी के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और तब तक प्रिंस बाकी के एल्स को लेकर वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर एक जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। मगर एक सैनिक पीछे से आकर स्नो वाइट को पकड़ लेता है और रानी के सिपाही प्रिंस को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, जिसके बाद युद्ध रुक जाता है। तभी वहाँ पर रानी आती है और सभी एल्स से कहती है कि अपने हथियार फेंक दो वरना तुम्हारे प्रिंस को मार दूंगी। अब प्रिंस की जान बचाने के लिए सभी एल्स अपने हथियार फेंक देते हैं। वहीं पर रानी प्रिंस से शादी करने के लिए वहाँ पर एक पादरी को बुलाती है और पादरी रानी के कहने पर प्रिंस और रानी की शादी करवाने लगता है। तभी वहाँ पर एल्स के छोटे भाई को होश आ जाता है और वो स्नो वाइट को आजाद कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्नो वाइट बिना देर करे तलवार उठाकर रानी की गर्दन उड़ा देती है। रानी के मरते ही सारे सैनिक उसके जादू से आजाद हो जाते हैं और वो सभी एल्स को छोड़ देते हैं, मगर यहाँ पर प्रिंस की भी मौत हो जाती है। ये देखकर स्नो वाइट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब स्नो वाइट को ऐसा देखकर सभी एल्स अपने जादू से प्रिंस को दोबारा जिंदा कर देते हैं और अब प्रिंस और स्नो वाइट की शादी करवा दी जाती है और इस तरह से दोनों राज्य एक हो जाते हैं। साथ ही सभी एल्स गुलामी से आजाद हो जाते हैं और इंसान और एल्स एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह से इस प्यारी सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।